coupled oscillator. Oscillator हुआ क्या है? क्यों मुस्कुराता रहता है बेटा? किसकी याद आ जाती है तेरे को? ये शायद तेरी बात से हंसता है। ये बोला ही नहीं कुछ में। तो कपल्ड ऑसिलेटर मैं अभी तक मजाक में छोड़ रहा हूँ, अभी आगे भगा दूंगा पकड़ के। गलती से भी हो रहा हो ना तो कंट्रोल कर लेना, और फिर आगे किसी क्लास में बैठने नहीं दूंगा मेरी। तो भले कितना भी शो कर कि मैंने नहीं सुना सर, मैं वापस वैसे ही मुस्कुराऊंगा, आप प्रूफ भी नहीं कर सकते। पर मुझे लग गया, बस लग गया, मैं आपको भगा दूंगा। मुंह से बोल, ये एक्टिंग मत कर। यूं क्या कर रहा है? पागल है? पगलापन कर रहा है? मुंह से जवाब देना चाहिए ना। लिबर्टी ले रहा हो? हाँ देख तो चले, देख तो, और क्या कर सकता हूँ। अभी कैसे बैठा है चुपचाप? ये दिखना चाहिए हमें। अगर तो बोले नहीं सर मेरा तो वैसे ही फेस है, तभी कैसा है? ये कहाँ से आया? ये अननेचुरल। क्या करता है घर पे? अंकल आते पापा के तो उसके सामने भी नहीं करता है। हाँ, अरे वो बैठते होंगे सोफे पे और तू सामने बैठ के अरे करता होगा ना? नहीं, अच्छा घर पे भी करेगा, यहाँ करेगा? वो सारे अरमा यहाँ होता है? भगा दो तेरे को, हरकत मत करना। और मुझे मालूम है तू करने ही वाला है जस्ट अब, ये तेरे अंदर कीड़ा है। क्या है? वो नीचे से कुछ कीड़ा कार्य करता है और तेरे ऊपर से बाहर आ जाता है। चल, अब नहीं समझ में आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। मैंने प्यार से भी समझा दिया, डांट के भी समझा दिया। अब एक ही तरीका है कि मैं बात कर दूंगा। अब इससे आगे और क्या करेंगे बात? कपल्ड ऑसिलेटर। कौन सा लेटर? कपल्ड ऑसिलेटर। तो कपल्ड ऑसिलेटर को एक बार हम बॉक्स फॉर एनर्जी, एसओपी, वहां पे भी एक फ्रेम में देख चुके हैं सारे केसेस। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में फिर से एक बार देख चुके। क्या नाम है बेटा तेरा? नाम तो बता दे। जोर से बोल। जोर से बोला। जोर से बोल बेटा। जोर से बोल। एक्टिंग कर रहा है ये? तो ऐसा तेरी बात करता है, ये भी एक्टिंग कर रहा है ना? और तू दोस्ती मत निभा, बताओ मुझे। इज एक्टिंग ना? मुझे नाम क्या बता? नैतिक। बाकी सब लोग ध्यान देना, आजू बाजू मुझे बराबर बोलना कि एक्टिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं तो पूरी क्लास टॉपिक ही सस्पेंड कर दूंगा मैं तो। क्या तो समझा लो उसको। कौन बोलता, कौन तुमको ऐसी हरकतें करने के लिए? वाकई में कीड़ा है।
ध्यान आ गया सबको ये एसओपी में? स्टॉप पार्टिकल में डायग्राम ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं, या फिर अगर सबको याद हो तो फटाफट बता दो, पहले तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। इसके अंदर कपल्ड ऑसिलेटर के अंदर फर्स्ट कि इसको अगर V1 स्पीड दें, इसको V2 दें, सेकेंड इसको F1 फोर्स दें, इसको F2 फोर्स दें। अगर सारे तो सीधे लिख देते फालतू टाइम जाएगा उसमें। यहाँ पर अगर हमें मैक्सिमम एक्सटिंक्शन निकालना है तो बोले पंडा होगा तो इस क्लास में डालो एसओपी वाले पंडे बोले चलिए आप इसका याद आ रहा होगा कि इधर F1 फोर्स लगाया, इधर F2 फोर्स लगाया, देन मैक्सिमम एक्सटेंशन पार्ट 1 पार्ट 2 अपने चैप्टर में आ जाएंगे। टाइम पीरियड निकालने के लिए यहाँ पर मैक्सिमम एक्सटेंशन पार्ट 1, रिजल्टेंट फोर्स ऑन बोथ ब्लॉक्स F रिजल्टेंट, ये चीजें बनती है। तो लोग ऐसा लिख दिया है तो अपन यहाँ आंसर ही लिखेंगे सीधे, इसका आंसर यहाँ, इसका आंसर यहाँ, इसका यहाँ। F रिजल्टेंट और यहाँ पे लिख देंगे मैक्सिमम एक्सटेंशन। इधर देखते हैं इसको दी है V1 स्पीड, इसको दिया है V2 स्प्रिंग कांस्टेंट के है, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एस एक्सटर्नल 0 है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के सारे काइनेटिक पैरामीटर विल गेट कंजर्व। तो अगर सेंटर ऑफ मास के सारे काइनेटिक पैरामीटर कंजर्व होंगे तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो शुरू होगी वो हमेशा होगी, तो वो है अभी m1 v1 माइनस v2 अपॉन m1 प्लस m2, अब इतनी है। तो जब ये मैक्सिमम एक्सटेंशन पर होगी तब भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यही होना चाहिए, पर मैक्सिमम एक्सटेंशन तो तब होगा जब ये दोनों ब्लॉक की भी वेलोसिटी सेम होगी, वो सेंटर ऑफ मास के बराबर होना चाहिए क्योंकि सिस्टम की भी सेंटर ऑफ मास है। यानी एट मैक्सिमम एक्सटेंशन सिस्टम को हमने एनर्जी दी क्या है, हमने एक एनर्जी दी है हाफ m1 v1 स्क्वायर और एक दी है हाफ m2 स्क्वायर। वो एनर्जी ने क्या क्या जलवे दिखाए हैं, एक तो स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन करवाया है और उस मैक्सिमम एक्सटेंशन पे सिस्टम इस स्पीड से चल रहा है, vc का स्क्वायर m1 v1 माइनस m2 v2 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर, तो ये इससे कट लेगा तो हाफ इंटू m v1 स्क्वायर प्लस m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस
m1 v1 minus m2 v2 का होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लिया तो इसका इसके साथ किया m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m1 m2 v1 स्क्वायर प्लस m1 m2 v2 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोला माइनस m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 v1 v2 इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो यानी ये स्क्वायर वाली टर्म्स तो गई, बाकी सब में से m1 m2 कॉमन आ गया, अपॉन में बचा m1 प्लस m2 और अंदर रह गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो यानी जब भी मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना हो तो फंडा क्या बन गया, ये कहलाता है इफेक्टिव मास ऑफ द सिस्टम नाउ, दैट इज कॉल्ड द रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम। तो यानी m रिड्यूस मास इनटू ये बन गई रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। इस डायग्राम की रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2 है, यानी v रिलेटिव का, यानी जब भी मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना हो तो प्रॉब्लम की शुरुआत ही यहाँ से करें, फिर सोचना ही नहीं इस बारे में। ऑलवेज आप जब भी whenever two masses execute their motion due to only internal forces and you have to use a single mass in the kinetic energy expression, that single mass will be always reduced mass। और वेलोसिटी सिस्टम में क्या रहना हमेशा रिलेटिव, अगर कोई एक ही को वेलोसिटी दी है तो दूसरी जीरो कर देना, वही रहेगी फिर वहाँ। अपन जनरलाइज किया ना, दोनों को लिखा ना मैंने, यहाँ v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर आया ना अपने आप, अरे आया। तो यानी यहाँ पर इफेक्टिव मास ऑफ द सिस्टम, जैसे स्प्रिंग के मास के समय इफेक्टिव मास आया था m प्लस m/3, तो यहाँ का इफेक्टिव मास आ गया रिड्यूस मास के बराबर, फॉर्मूला m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 बने हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालने के लिए हमेशा ये फंडा हम यूज करेंगे। अच्छा फॉर्मूला में लिखने मतलब डिस्क्रिप्शन के साथ लिखोगे, पूरे लिखने का। तो टाइम पीरियड इस प्रॉब्लम का कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 रिड्यूस मास इफेक्टिव मास अपॉन k, कपल्ड ऑसिलेटर का डायग्राम हो जाएगा। जरूरी कपल ऑसिलेटर का डायग्राम ऐसा ही हो, ऐसा भी कर सकते हो, जैसे ट्रक दे दिया, ट्रक दे दिया, समझ लो इंसान, और फिर इसका मास दे दिया कैपिटल M और इसके साथ एक स्प्रिंग और उसके साथ लगा दिया एक स्मॉल m। तो जब ट्रक एक्सीलरेट करेगा अपने आप को आगे तो वापस वो ब्लॉक क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। तो ये भी तो कपल्ड ऑसिलेटर ही है, इंटरनल फोर्स ही ना सिस्टम पे, कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। यानी कि इस प्रॉब्लम का टाइम पीरियड भी क्या आएगा, यही आ जाएगा उसका ऑसिलेशन। इट इज आल्सो एक्ट एज ए कपल्ड ऑसिलेटर। ऐसा डायग्राम भी मिल सकता है प्रॉब्लम। तो इसका फिर रही बात इधर वाली, ये तीनों क्वेश्चन वर्मा जी की एक्सरसाइज में एसओपी में लाइन से दिए थे 50, 51, 52। देखो इसे करो, वर्मा जी एसओपी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मेरी हिमाकत में आपको रोक वर्मा जी का एसओपी अच्छा लंबा है, सारे प्रॉब्लम करना आपके, अगर रिवीजन करना है तो उससे कर देना।
क्या नोट है पीडीएफ के 178 पेज पर देखो 50 51 52 यही क्वेश्चन है जो बोला मैंने, बस शायद वहां पर एक ही वेलोसिटी दी है, हमने जनरलाइज किया 2 वेलोसिटी लेके गया। तो ये वाला तो अपन ने इस तरह सॉल्व कर लिया, अब ये वाला इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से F1 बड़ा है F2 से, तो अगर F1 बड़ा हुआ F2 से तो सिस्टम को एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या मिलेगा, F1 माइनस F2 अपॉन M1 प्लस M2, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम होगा। तो इसको अपन सी फ्रेम में करते हैं, जब सी फ्रेम में आकर बैठते हैं तभी सूडो फोर्स एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। जब जब सूडो फोर्स लगाया वो सी फ्रेम में लगाया, विदाउट सी फ्रेम कभी सूडो फोर्स एक्टिवेट नहीं होता। जैसे सर्कुलर मोशन में भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपन ने क्रिएट किया था रेडियली आउटवर्ड, तो वो किस पर बैठ के किया था, सेंटर ऑफ मास से सर्कुलर वाली फ्रेम पे बैठ के किया था ना। बाहर से देखते हैं तो वो सूडो फोर्स नहीं गिराता है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं होता सूडो फोर्स, वो होता है विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलर फ्रेम, उसके सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे। स्टिक फ्रेम में अगर देखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों को भी क्या लगेगा फिर सूडो फोर्स। F1 बड़ा है तो मोशन ऐसा जा रहा है राइट में, तो इसका मतलब M1 को ये सूडो फोर्स लगेगा लेफ्ट में, M1 AC, M2 को भी लगेगा सूडो फोर्स लेफ्ट में, M2 AC। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स अभी ऑन M1 कितना हो जाएगा, F1 डैश इक्वल टू F1 माइनस M1 AC, और M2 कितना हो जाएगा, F2 डैश इक्वल टू F2 प्लस M2 AC। AC की यहाँ वैल्यू रखो, देखो दोनों इसमें सेम आ रहे हैं। Put the value of AC in both equations and see as the same आ रही है। रिजल्टेंट फोर्स सेम दोनों पे आना ही पड़ेगा, नहीं तो सी फ्रेम का कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। कितना M1 F2 प्लस M2 F1 अपॉन, इधर नीचे भी ये आ रहा है M1 F2 प्लस M2 F1 अपॉन M1 प्लस इधर का मास इंटू उधर का फोर्स प्लस इधर का मास इंटू इधर का फोर्स अपॉन टोटल मास, दोनों पे रिजल्ट फोर्स यही बनता है। तो लेट से इस रिजल्टेंट फोर्स F1 डैश से M1 में डिस्प्लेसमेंट हुआ सपोज x1 का,
ओरिजिनल फोर्स F2 डैश से M2 का डिस्प्लेसमेंट हुआ सपोज X2, तो इसका मतलब अब एनर्जी वाले फंडे से करें तो वर्क डन कितना करा F1 डैश ने, F1 डैश का वर्क डन हो गया F1 डैश इंटू X1, F2 डैश का वर्क डन हो गया F2 डैश इंटू X2। ये जो टोटल वर्क डन होगा उस मैक्सिमम एक्सटेंशन पोजीशन पे जाकर स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाएगा हाफ k इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, ये एक्सटेंशन तो स्प्रिंग की ना दो, और हाफ k x स्क्वायर में x टोटल एक्सटेंशन होता है स्प्रिंग का, एक तरफ का खिंचा हुआ नहीं, टोटल एक्सटेंशन। तो टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ है x1 प्लस x2, तो यहाँ से ये दोनों कॉमन आ लिए तो x1 प्लस x2 कट लिया, तो इसका मतलब x1 प्लस x2 दैट इज x max, the maximum extension of the spring is क्या बन गया F1 F2 जैसे कॉमन आ गया ये है, और ये 2 ऊपर आ जाएगा और के नीचे, तो यानी का बन जाएगा 2 इंटू F1 F2 प्लस M2 F1 अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन K। रिजल्ट है शायद 52% है, 51 की 52 और से का एक्सटेंशन पूछा 52, तो ये आंसर हो जाएगा। वहाँ शायद एक ही तरफ से फोर्स लगाया है, इधर उधर लगाया, दोनों तरफ है। अच्छा पर फोर्स लगे कुछ भी लगे, टाइम पीरियड तो सब जगह भी क्या रहेगा, नहीं चलेगा। टाइम पीरियड ऑसिलेशन का कोई वेरिएशन नहीं आएगा, यही बनेगा टाइम पीरियड में, कोई दिक्कत। हो गया कैसे करते हैं यार, मेरे को अच्छा लगता है, मैं चुपचाप ऐसे बैठ के पढ़ाता हूँ, मुझे जमता नहीं जब तक मैं पर तुमको मेरे दुश्मनी है, बोले इसको नहीं हंसने देना, नहीं हम तो इसकी बेचैनी हो रही है, चुपचाप पढ़ा रहा हूँ।
हो गया? बस स्प्रिंग को अब ले चलो लास्ट टाइम कहा था वो पांडे वाला बुक बड़ा वाला बुक लेकर आना वही लास्ट टाइम फाइट में तो भी लेकर आना अगली बार उसके सब्जेक्टिव कवर करेंगे ना तो भी लास्ट टाइम पूरा लेकर आएगा Oscillation in connected body. A pulley, mass and radius r. और एक ब्लॉक लटका दिया, ब्लॉक का मास नहीं बताया, वो मास नहीं दिया और अगर फिर भी ब्लॉक लटका हुआ तो होगा क्या? जैसी रोटेट होगी नीचे उतरेगा होगा। तो इसे रोटेट होने से रोकने के लिए प्रॉब्लम में बोला है लोअर लाइन से अल्फा एंगल पर एक बीट लगा दी, इसका मास दिया है m, इसका नहीं दिया, एक बीट लगा दी है मास, कोई दिक्कत? तो क्यों रुकेगा रोटेट होने से? अगर रुकता है दोनों तरफ से टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे, इधर वाला टॉर्क क्लॉकवाइज, इधर वाला टॉर्क इसके एंटी का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों टॉर्क आपस में क्या होगा बैलेंस। तो बोला कि अल्फा एंगल पे सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट अल्फा पोजीशन, सिस्टम
is in equilibrium. फिर बोला if speed is slightly if pulley is slightly rotated slightly rotated clockwise and released. बस क्या होगा? If pulley is slightly rotated clockwise and released. अरे ऐसा घुमा दिया, फिर बीट थोड़ा ऊपर आ जाएगा और फिर छोड़ दिया, तो क्या होगा? इधर का टॉप बढ़ जाएगा, इधर का तो स्टिल अभी भी रस्सी यहीं से कांटेक्ट में है, कैसा भी घुमा ये रस्सी से यहीं से कांटेक्ट में रहेगी ना तब भी। ये इधर का टॉप तो नहीं है अभी भी, पर इधर का टॉप बढ़ जाएगा, इधर का टॉप उतना ही कि नहीं पता नहीं अभी। हाँ पर ये पक्का है कि इधर का टॉप उधर से बड़ा होगा, तो वापस जो हमने क्लॉकवाइज घुमाया था उसको वापस क्या करेगी? एंटी क्लॉक घुमा के यहाँ पे लाएगी, और क्या फिर इक्विलिब्रियम पे रुक पाएगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन थोड़ा नीचे निकल जाएगा, तो फिर ये वाला टॉप कम हो जाएगा उधर से, तो वापस सेमी ऑसिलेशन। अरे होगा ऐसा? फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, फाइंड द time period of the oscillation. If pulley is slightly rotated clockwise and released, then find the time period of oscillation. मिशन में सबको याद है कनेक्टेड बॉडीज केस कराए थे बहुत सारे। RD, DD and C। तो आज कनेक्टेड बॉडी का एक शॉर्टकट फंडा भी बताता हूँ। Don't do RD, don't do DD, don't do C। अगर अल्फा निकालना तो एक ही स्टेप मारा है, डायरेक्ट है, वो तरीका बताता हूँ। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना हो जब भी कनेक्टेड बॉडी में, तो पूरा सब इक्वेशन बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं। लटके हुए ब्लॉक का मास दिया नहीं है तो पहले उसको निकालना हो, तो वो तो इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन आ जाएगा।
काम करने का तरीका भी रखो जो ठीक है कि पहले स्लाइड की डेविएशन दे दो और हमेशा स्लाइड एंगल क्या रहता है 1 थीटा थीटा ही मानो थीटा इज वेरी तो यूज करना फिर बड़ा टॉर्क माइनस छोटा टॉर्क इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क और एक बार रीस्टोरिंग टॉर्क आ जाए तो डिवाइड बाय मास कर देना सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर देना नहीं चल पे हो पुली को मतलब नहीं ध्यान रखें जब भी पुली व्हील ये वर्ड आते हैं सबको डिस्प्ले रहता है पुली और व्हील एक पहिया व्हील के नाम से जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसका भी मोमेंट अपने हाफ रिमार्क्स पे देगा ये गलत है सब सही किया पर ये मिस्टेक फैकल्टीज के हाथ से भी होती है ये वाली मिस्टेक फैकल्टीज के हाथ से भी होती नहीं वो तो है बाकी जो एक मेन की पॉइंट की मिस्टेक है लेकिन और कोई उसको ध्यान दे पाता है कि नहीं बाकी स्टार्ट सही है सब कुछ सोचा भी सही है मिस्टेक एक हर बार जी कौन साइड है स्टेप्स बताओ ये ठीक है यहाँ गलत से वो मिस्टेक बता रहा हूँ ये फैकल्टीज के हाथ से भी होती है हमें जब जैसे कभी किसी को डाउट बताते हैं तो ऑन द टेबल मान लो 4-5 बच्चे खड़े आजू बाजू से तो हमारे हाथ से भी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि सब के प्रॉब्लम सुन रहे हैं और लिखते समय पता ही चला कि यार ये हो गई मिस्टेक आया कि सबका ये मास तो आ गया अगर इसका तुमने नाम एमडेश रखा तो टॉप बैलेंस कर दीजिए तरफ से इसका टॉप ये एमजी है तो एमजी फोर्स का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन अल्फा आएगा तो यानी mg into r sin alpha is equal to तेरी स्टेप बता तूने मुझे अभी बोला वो सही बोला ये ठीक है और P is equal to mg लेते हैं mg mg आ जाएगा इसके बाद नहीं अभी तो इसके बाद डेविएट और पकड़ एक चीज सही बोल रही में क्या करते हैं सब लोग बोले हाँ सर इधर का एमडेश जी और इधर का एमजी का टॉप बैलेंस कर दो ऐसा बोलते हैं तो पहली स्टेप तो करेक्ट हो जाती है यहाँ पर बोले हाँ इधर का एमजी का टॉप कितना है और इधर एमडेश जी का टॉप होगा एमडेश जी इंटू आर तो ये गलत तरीका है दिस रॉन्ग वे टू राइट पर आंसर करेक्ट आया कि एमडेश इक्वल टू एम साइन बट दिस इज रॉन्ग वे टू राइट यहाँ का टॉर्क एमडेश जी थोड़ी लगा रहा है रस्सी इन कॉन्टेक्ट टेंशन लगाता है तो आप स्टेप टू स्टेप जाओ ना यहाँ मुझे टेंशन ऊपर गया उसने टॉक लगाया ना यहाँ
खैर वो तो दिख रहा है, फिर भी टी को हटा के वापस लिखेंगे क्या बात, जी तो आंसर तो ये आएगा। और चूंकि पहली बार ऐसा नहीं लिखा होता है, इसलिए अगली स्टेप में हमारे हाथ से मिस्टेक होती है। अगली स्टेप में भी क्या मिस्टेक होगी, देखो क्या हो गया। अब इसको क्या करना है, शिफ्ट करना है, यानी अब नया डायग्राम, ये अल्फा और थोड़ा सा उसको डेविड क्या मान लो कितने थे, थीटा, यहाँ आ गया। अब अगर टेंशन से बनाने की आदत नहीं रही उधर का टॉप, तो देखो मिस्टेक क्या होती है, जो तेरे हाथ से मिस्टेक हो गई कि अब जब मैं यहाँ से रिलीज करूंगा तो अब थोड़ी ना टी और एमडेजी बैलेंस है, वो तो एक्सेलरेट होगा ना। भाई अरे अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो ये सब घूमेगा ना, तो इट इज एक्सेलरेटिंग ना आप, तो फिर कैसे एमडेजी का टॉप लोगे यहाँ पे आप, तो टी का ही टॉप बनाना पड़ेगा ना। अब टी इक्वल टू एमडेजी थोड़ी ना है, समझ में आगे मिस्टेक क्या होती है। पर अगर आदत है कि आप टेंशन से टॉप बनाते हैं तो सेकंड स्टेप में मिस्टेक नहीं होती। अरे समझा हीरो कि यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, बोलो, माइनस, हम आपकी बात टेंशन में आप कुछ और रख लो, टी डैश माइनस एम डैश जी इक्वल टू एम डैश ई, कुछ एक्सप्रेशन आएगा ना, इसका कुछ एक्सप्रेशन आएगा, कोई दिक्कत, समझ लो। तो यानी अब यहाँ से mg तो अभी भी ऐसे लग रहा है, इस वाले mg का टॉप जो होगा एंटी क्लॉक, वो तो अभी भी ऐसे निकलेगा, अरे mg इंटू r साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा, पर इधर का टॉप भी ऐसे निकलेगा अभी भी, टी डैश इंटू r, पर इक्वल टू नहीं है, अब ये टॉप बड़ा हो गया ना, तभी तो वापस लौटेगा, जब मैंने ऐसे घुमाया तो वापस क्यों लौटेगा था, क्योंकि इधर का टॉप बड़ा होगा, तो बड़ा टॉर्क माइनस छोटा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अरे समझ लो। तो अब यहां से कहानी, अच्छा ये जो ए है इसका ए है, तो इस ए का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यानी इस ए को हटाकर मैं आर अल्फा लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं, और एम डैश की वैल्यू जो आ चुकी थी एम साइन अल्फा, तो यानी ये हो गया एम आर अल्फा साइन अल्फा, अरे होगा, वैल्यू आप पुट करो, तो रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा इक्वल टू दिस, तो आई अल्फा इक्वल टू एम जी आर, इसे खोला, साइन अल्फा कॉस थीटा कॉस अल्फा साइन थीटा माइनस टी डैश की वैल्यू टप पे यहाँ से, टी डैश की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, दिस माइनस एम प्लस एम जी, दिस प्लस एम जी, तो अच्छा वो एम डैश ही है, हाँ टी डैश इक्वल टू एम आर अल्फा साइन अल्फा माइनस एम जी साइन अल्फा, अरे शायद इनटू आर, अरे इनटू आर का मैथ में, तो माइनस और साइन बदलना है, तो माइनस एम आर स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा प्लस एम जी आर साइन अल्फा, कोई शक इसमें, अरे बस वैल्यू पुट की क्या, अच्छा हाँ ये माना बदला के प्लस हुआ था, तो फिर ये भी अरे माना हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो अब थीटा तो कैसा लेना है, स्मॉल, तो स्मॉल के लिए कॉस थीटा वन हो जाएगा और साइन थीटा थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी क्या हो जाएगा आई अल्फा इक्वल टू एम जी आर इंटू साइन अल्फा प्लस एम जी आर कॉस अल्फा इंटू थीटा माइनस एम आर स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा माइनस एम जी आर साइन अल्फा। तो हमेशा जो शुरू की इक्विलिब्रियम पोजीशन बना के सॉल्व करते हैं ना,
वो टर्म आपकी रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क बनाने से ऑटोमेटिकली कटती है। याद करो स्प्रिंग का भी जब सॉल्व किया था अपन ने फर्स्ट फोर्स और एलिवेशन, तो k इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स लिखा था माइनस एम जी, और वो के एक्स नॉट एम जी से क्या था इक्वल था इक्विलिब्रियम में, इसलिए वो कट गया था, ये क्या था के एक्स, तो वो इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन सही बनना चाहिए। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखो, पहले अल्फा इक्वल टू आ जाएगा यार ये अल्फा और वो अल्फा शेम हो रहे हैं ना अपने, इसको कुछ और बोलो। बड़ा अल्फा कोई दिक्कत, कितना बोलोगे? बड़ा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम जी आर अल्फा अल्फा जो है ना गड़बड़ हो गई, अल्फा बहुत सारे हैं, ये जो अल्फा है ना बड़ा अल्फा है, अरे एंगुलर एक्शन क्या है ये बड़ा, तो बड़ा अल्फा ठीक है, और फिर सब में बदलते आना पड़ेगा। चलो ठीक है करता हूँ, फाइव शुरुआत फाइव 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 फाइव, अब कल फल रहेगा बड़ा क्या छोटा क्या, फाइव फाइव, समझ लो क्या ऐसा बदल दिया मैंने, यहाँ पर ना, यहाँ पर साइन फाइव साइन फाइव साइन, ठीक है यहाँ तक, फिर यहाँ पर ये साइन फाइव पर ये अल्फा अल्फा ही है, समझ रहे हो, और ये साइन फाइव हो गया सब सही, फाइव में कंट्रोल हो गया और अल्फा में, चलो तो ये माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा एम जी, एक मिनट ये साइन फाइव इधर तो बढ़ गई थी, तो एम जी आर साइन फाइव माइनस एम जी आर साइन फाइव, तो एम जी आर इंटू थीटा अपॉन इंटू कॉस फाइव अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर साइन फाइव। अच्छा मैं अल्फा इक्वल टू एम जी आर कॉस फाइव अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ लिखवा लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फुल्ली का हाफ एम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर थीटा, नहीं आई वो दिक्कत, सिर्फ वही लेंगे जो इस पे जुड़ा हुआ है, यहाँ का मोमेंट है, इसके रोटेशन का निकाल कर टाइप देगा, नहीं आया, तो जो सिस्टम ऑसिलेट हो रहा है उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हो गया प्रूफ अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा पावर 1, सो इट इज I plus MR square theta. कहां पर अच्छा 1 plus theta. यानी 1 plus या फिर ऐसा 1 प्लस साइन का लिखते हैं क्या, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इस कॉलम का, तो अंडर रूट हाफ एम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस
sin phi divided by small mgr cos phi. और भाई कोई क्रॉस कनेक्टेड बॉडी का जो मैं डायरेक्ट वाला फंडा बताना वाला था वही बताया हूँ साथ में. कनेक्टेड बॉडी की डायग्राम है तो पास देख मेरे पास सो दैट के there is question. उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है आई नॉट, रेडियस स्मॉल आर, ये कैपिटल आर. दूसरा स्पूल this is capital R, this is small r, और ये दूसरे स्पूल का आपके पास मास दिया कैपिटल है. ये डालो क्वेश्चन डालो. This is disc or cylinder, mass and radius r. ये बेटा दो क्या हो गया?
अगेन दिस इज पोल, और इस पे भी इधर से पोलियो के स्ट्रेट मार्क लटका हुआ है। तो सबको याद है, सब पीए में कैसे क्वेश्चन है, और वहां अपन ने पूरा स्टेप टू स्टेप किए थे, आरडी टीडी पीसी। उतना नहीं करना, अगर अल्फा निकालना है थायराइड आ जाएगा, इसका तरीका दिखा रहा हूँ। पर अगर रस्सियों का टेंशन निकालना है तो फिर उसके अलावा के तरीके, फिर तो बराबर इक्वेशन बना के सॉल्व कर देंगे। यहाँ मास दिया है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, पुल का डायरेक्शन, यहाँ मास दिया और पुल का, जस्ट पुल लगाना, इसका मास 10 दिया, रेडियस बता रहे हैं। इस कॉलम में मास है, रेडियस आप दिए हैं, और इस कॉलम में स्पूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया, ठीक, और रेडियस छोटे की स्मॉल आर और बड़े की कैपिटल, ठीक। तो पहले तो कोई एक प्रॉब्लम इसमें से तो पूरा स्टेप टू स्टेप लेगा, मोटेटरी डायनामिक इक्वेशन, ट्रांसलेटेड डायनामिक इक्वेशन और सी लगाकर पूरा स्टेप टू स्टेप कोई एक कॉलम करो, और कौन सा करना चाहोगे इनमें से कोई एक, कौन सा एक करना चाहोगे? तब क्या हुआ, 15 भी क्या हुआ था? अच्छा, फर्स्ट वाला करना है, ठीक है, फर्स्ट वाला और पूरा स्टेप टू स्टेप करके मुझे इसका आंसर निकालो अल्फा का, एंगुलर एक्स। फिर देखते हैं कि डायरेक्ट वो इक्वेशन के वगैरह अल्फा एक स्टेप में गिरता है। ऑलरेडी इंटीग्रेशन से या फिर वो हो रहा है? नहीं, सिस्टम रिलीज करने पर व्हाट इज अल्फा, और सभी कॉलम में इनिशियली द ब्लॉक्स आर एट दिस एंड देन रिलीज, छोड़ नहीं छोड़ दिया, सारा वाला कॉलम है। अरे वो तो अभी इसलिए ले लो कि इन लोगों को मैंने उधर कराया था, और वहां स्टेप टू स्टेप कराया था, डायरेक्ट वाला मेथड नहीं बताया था, तभी क्लास में लेते डायरेक्ट। मैंने उधर भी बोला जरूर था पिछले वाली क्लास में कि इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, बाद में बताता हूँ, तो जो बात ही रह गया। तो लिमिटेड क्लास है, और सारे लिमिटेड है उसमें। इतने बड़े-बड़े चैप्टर को सिर्फ एक या दो लेक्चर में खत्म करना। किसी को पता गलत दिया होगा तो अपने आप नेगेटिव बड़ी एंटी क्लब तो अपने आप अल्फा के आंसर नेगेटिव दोनों में कभी कुछ आ जाता है, whatever you want to get back, and you can only find them.
अपनी अपनी इक्वेशन सेट कर देख लो। अच्छा, इसको सोचने में टाइम वेस्ट करते क्या, कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर, जो लेना ले लो, अपने आप से ही आएगा अपने आप वैल्यू। बोलो तुम लोगों ने क्या लेके करा है, M1 ऊपर देगा, तो M1G, M2G, T1, T1, T2, T। पहले बनाई आपने ट्रांसलेटरी डायनामिक इक्वेशन, तो इसके ऊपर जाने का अगर मैं एक्सेलरेशन A1 बोलूं तो M1 A1, इसके नीचे जाने का M2 A2 होगा, तो TDE M1 का हो जाएगा T1 माइनस M1G इक्वल टू M1 A1। और हम पढ़ चुके कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल जब भी आ जाए तो लीनियर पैरामीटर में कॉलम न करके एंगुलर में करो, क्योंकि एंगुलर सबका सेम होता है। तो आप कॉलम को अल्फा में करो, तो A1 वाले, या फिर मैं स्टेप से जाता हूँ, जान दो ये TDE बन रही है अभी बस। इसके नीचे की तरफ M2G माइनस T2 इक्वल टू M2 A2। चलिए TDE रेडी। नाउ RD, रोटेशन डायनामिक इक्वेशन। तो रोटेशन किसका हो रहा है, स्पूल का हो रहा है, तो T1 बोल रहा है मैं एंटी क्लॉक टॉर्क दूंगा, T2 बोल रहा है मैं क्लॉकवाइज टॉर्क दूंगा। क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो इस टॉर्क को बड़ा करना पड़ेगा, अरे नीचे जा रहा है तो इधर वाला टॉर्क बड़ा होगा, ऐसा रोटेशन होगा इसका। तो यानी रोटेशनल डायनामिक इक्वेशन क्या बोलेगी, T2 इंटू कैपिटल R माइनस T1 इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू I अल्फा। अरे होगा, चलो RD हो गया। नाउ C, कांस्टेंट इक्वेशन। तो कांस्टेंट इक्वेशन क्या बोलेगी रे बाबा, A1 is equal to alpha। भाई ये वाला जो पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन कितना है A1, इस वाले पॉइंट का A2, तो रोटेशन हो रहा है अल्फा से स्पूल का, तो ये नीचे आ रहा है, अरे नीचे आ रहा है, तो इसको अल्टीमेटली नीचे आने से डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या मिलने वाला है, बोलो, अरे इसको कितना है आर अल्फा मिलेगा नहीं, तो इस पॉइंट पे रोटेशन के कारण आर अल्फा है, और इस पॉइंट पे इसके मोशन के कारण A1 है। तो कांस्टेंट इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कांस्टेंट बनाने का तरीका, द एक्सेलरेशन ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। एक स्ट्रिंग दो अलग अलग एक्सेलरेशन नहीं चल सकती, यही बढ़ जाएगी ना फिर। तो एक्सेलरेशन ऑफ द एंड पॉइंट्स मस्ट बी सेम। तो इस एंड पॉइंट का A1 है, इस एंड पॉइंट का R अल्फा है, इसलिए C ने कहा A1 इक्वल टू R अल्फा। सेम वे इस पॉइंट का A2 है, इस पॉइंट का कैपिटल R अल्फा है, तो C बोलेगा A2 इज कैपिटल R। तो ये हमारा प्रोसेस वाइज होगा। हमारा टारगेट था अल्फा निकालना, जरा अल्फा किसी ने निकाल दिया तो डायरेक्ट बोल दो मैं नहीं कर रहा हूँ सर, तुम बताओ। तो यहाँ पर आ जाएगा M1 स्मॉल r अल्फा, M2 कैपिटल अल्फा, है ना, एंड आवर टारगेट इज अल्फा, आवर टारगेट इज अल्फा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई हमारा कैपिटल R नहीं स्मॉल r से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई हमारा कैपिटल R, और फिर इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दिया, तो T1R माइनस T1R माइनस T2R प्लस T2R, अरे कर गया, तो क्या रह जाएगा, क्या क्या रह गया भाई यहाँ से, M2G कैपिटल R, M2GR माइनस M1G स्मॉल r, कितना अपॉन, इन सब में से अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा M1 R स्क्वायर प्लस M2 R स्क्वायर प्लस I इक्वल टू अल्फा, ये आंसर आया।
आया। तो अब ये आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सर हम जो लटका हुआ ब्लॉक लेते हैं उसके मतलब ब्लॉक का और उसके जहाँ से कनेक्टेड है उसका एक्सेलरेशन सेम होता है ना? तो वो तो क्या बन रहे हैं इस पॉइंट रस्सी के इस पॉइंट का रस्सी के इस पॉइंट का एक्सेस सेम किया। सर तो हम ब्लॉक को डायरेक्टली वो पॉइंट पे अटैच कर ये तो बता रहा हूँ कि डायरेक्ट ऐसे ही करना ना, वही बता रहा हूँ। कोई दिक्कत इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होता है, क्योंकि मैं कहीं बताता नहीं हूँ, पर इसमें क्या है कि जो इसके पीछे मैंने फॉलो की ना उसमें की नहीं मिस्टेक है, वो एग्जाम में ध्यान नहीं रहेगा। वो ऑसिलेशन वाली प्रॉब्लम में क्या हो गया, जल्दी जल्दी में वही ले लिया ऊपर और सेकंड टाइम में वही बन गया, बल्कि वो तो टी से करना चाहिए था। तो इसलिए वो बताता नहीं, पर इसमें ध्यान रखना कि जब भी इस तरह से स्कूल के प्रॉब्लम आते हैं ना तो अल्फा निकालने वाला क्वेश्चन ऐसा पूरा स्टेप टू स्टेप करना ही नहीं, टीडी आरडी सी हमें भाग में जाए, हटा वाला इन सबको। आप तो क्या करो इस डायग्राम को ऐसा था क्वेश्चन, तो आप आपके ब्लॉक को यहाँ कनेक्ट कर लो, थोड़ा इमेजिन कर लो कि यहाँ पर M1, ये ब्लॉक यहाँ पर M2, अब भूल जाओ इस नंबर की, ठीक। अब यहाँ से प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करो। इसका मोमेंट आगे नशे क्या दिया था I, तो सीधे बस यहाँ M1 है तो यहाँ से लगेगा M1G, यहाँ से लगेगा M2G, यह है स्मॉल r, यह है कैपिटल R और है। तो मान लो आप क्लॉकवाइज रोटेशन करवा रहे हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन बोलो, M2G इंटू कैपिटल R माइनस M1G इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम, अब ये बीट यहाँ लगेगी ना, जैसे पिछली कॉलम में अपनी बीट से तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट किया था, ऐसे बीट काम कर रहा है अभी। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I तो स्कूल का, फिर M1 इंटू स्मॉल r स्क्वायर, फिर M2 इंटू कैपिटल R स्क्वायर, ये आंसर था। नहीं समझ में, तो यहाँ से डायरेक्ट अल्फा आ जाएगा। हर कॉलम में करो तो सब जगह करो, यहाँ भी करो। बोलो ये कहाँ शिफ्ट होगा, M1 यहाँ शिफ्ट होगा, फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब होल्डेंटर सी में आ जाता है M1G में होल्डेंटर लगा देना, ऐसे ही लगा देना। जल्दी में ऐसा मत करना कि हमने तो MG सीधा पड़ा, हम शिफ्ट करते हुए जैसे ला रहे ना, तो M1G ऐसे लगा देना है। तो फिर M2 अपना जाएगा यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो फिर M2G ऐसे लगा देना। हर पहले पड़ा, बोलो क्या लिखो इक्वेशन, पहले तुम डिसाइड करो क्या करना चाहते हो। M1 को नीचे, हाँ तो ऐसा रोटेशन कराना है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम ही है ना। अब यहाँ पर या फिर चारों पर इसको पहले एक बार तुम स्टेप टू स्टेप करके एक बार इसका भी आंसर निकालो, सही पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कंसेप्ट कि यार हमेशा ही करना है। ये वाला जो मेथड है वो तभी लगेगा था जब एक ही ब्लॉक एक ही स्ट्रिंग से कनेक्ट है। दो ब्लॉक नहीं एक ही स्ट्रिंग से दो ब्लॉक कैसे आए, ब्लॉक के बाद एक और एक ब्लॉक। अच्छा एक मतलब यहाँ पे दूसरी, वो दूसरी स्ट्रिंग हो गई ना, फिर नहीं लगेगा ना, फिर तो उसका नया एक्सप्रेशन बन जाएगा, उसका नया टेंशन काउंट हो जाएगा। सर फिर मतलब वो दोनों ब्लॉक से एक करते करके फिर निकाले नहीं इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि फिर नीचे का टेंशन कुछ और होगा ना। हाँ नीचे का अलग है, बट ऊपर तक का मतलब दोनों मार्क्स एक साथ कर लिया तो ऊपर तक टेंशन तक का सेम आएगा ना। कैसे, अब वो बीच इसके नीचे वाली रस्सी जो है उसका टेंशन कुछ और हो गया, तो नीचे वाले की डायनामिक इक्वेशन तो फिर उसके टेंशन के साथ बनेगी ना, ऊपर वाले टेंशन के साथ बनेगी। ऊपर वाले में भी नीचे का टेंशन है। सर ये वाले में इनर्शिया कैसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे दिखाएंगे? जब स्पूल बोला जाए कॉलम में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया,
स्कूल बोला जाए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया, उसके लिए मान दिया। नहीं नहीं, ध्यान रखना, जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करते हैं, मैंने भी कल शायद J5 में शायद गलत बता दिया, मुझे चेंज करना पड़ेगा। हाफ एम आर यूज मत करना, उसको डिस्क पॉइंट मास यूज किया था, MR स्क्वायर, मतलब रिंग टाइम उसका अरेंजमेंट दिया जाता है। तो इसका मास m है ना, तो m इंटू कैपिटल R स्क्वायर, रिंग ट्रीटमेंट फॉर स्कूल। नहीं कुछ भी कैसे दिया जब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया गया। और मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली करो, वो दोनों घर पे करना, ये वाली को स्टेप टू स्टेप जरा थोड़ा सॉल्व कर दो। लास्ट वाला तुम लोग अल्फा को स्टेप टू स्टेप वाला निकालो, फिर डायरेक्ट वाला देखते हैं। सेम आ रहा है, बट प्लस के साथ NQGR प्लस FH। वो जो आया था ना पहले वाले में, उसका सेम बट माइनस की जगह नंबर था। नहीं, अरे वो हवा में लटका हुआ ऊपर से बना हुआ स्कूल था, ये चल रहा है। अच्छा मैंने लिखा नहीं क्या, अरे सत्य थे यहाँ, नो स्लीपिंग, प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग। तो जमीन पे है वो स्कूल, ग्राउंड पे। The friction is much enough to prevent slipping, लिखा हुआ है प्रॉब्लम। अल्फा अभी अल्फा ही निकालो, फिर अपन देखते हैं कि डायरेक्ट वाली मेथड से वही एक स्टेप में अल्फा आएगा।
अब डायरेक्ट वाली मेथड से मैं लिखता हूँ, उसको तुम चेक करो सेम आ रहा है क्या तुम्हारा। कौन कहाँ शिफ्ट हो गया वो तो समझ में आ गया। M1 यहाँ से M1 G से लगेगा, M2 G से लगेगा। ठीक, नो स्प्लिटिंग है, दिक्कत चल रहा है। तो यहाँ पर तुम लोग कौन सी डायरेक्शन के लिए करना चाहते थे? M2 नीचे, M1 ऊपर, तो M2 नीचे, M1 ऊपर आप जो देना चाह रहे हो, यानी इसका मतलब एंटी क्लॉक रोटेशन अरे होगा, कोई दिक्कत नहीं। बस चलो बाकी डायरेक्ट वाली स्टेप से मैं आंसर लिखता हूँ पहले। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट, ठीक है, सबका देखना बराबर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट M2G का, M2G इंटू 2R अरे होगा, ये उल्टा हो गया, माइनस M1G इंटू R माइनस R, this minus this equal to this, अरे perpendicular distance from point of contact नहीं आई, चलो हो गया, is equal to moment of inertia about point of contact। तो ये जो I था वो तो स्कूल के सेंटर के अबाउट था, तो इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। I प्लस अगर स्कूल का मास में M डैश सपोज कर लो तो M डैश R स्क्वायर इक्वल टू I लिख लूँगा मैंने। अरे स्कूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया M R स्क्वायर ले होता ना भी, तो M डैश की वैल्यू जो आएगी वो I बाय R स्क्वायर आएगी, या फिर अभी मैं M डैश लिख देता हूँ, तो I प्लस M डैश कैपिटल R स्क्वायर, तो 2I बन जाएगा इंटू सॉरी प्लस M2 का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट, तो 4M2R स्क्वायर प्लस M1 इंटू R माइनस R का स्क्वायर इंटू, तो वो स्टेप टू स्टेप करने के बाद भी अल्फा का आंसर ही आना चाहिए आपको। चेक करना बराबर इसी TDRD लिखकर, कोई दिक्कत। ये भी इसी का आधा प्रॉब्लम है, एक तरफ से ये बस एक तरफ रोटेशन कर रहा है यार। इस प्रॉब्लम में गाड़ी है, ये स्कूल सेंटर से बना था, ये इस तरफ से है, तो जो करोगे यहाँ है कनेक्शन पॉइंट, इसके अबाउट करना है, तो इसमें थोड़ा अलग फॉर्मेट रहेगा, कोई दिक्कत ना। ये M2 यहाँ से यहाँ लाके चले गया समझ में, कितने भी कर दिया। M1 भी यहाँ से यहाँ आ गया, क्योंकि रस्सी के लॉन्ग रहा तो M1G M2G भी रस्सी के अलॉन्ग ही लगा। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट टॉप लिखा, तो M2G का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2R है, एंटी क्लॉक टॉप, और M1G का क्लॉकवाइज टॉप है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट, और वो डिस्टेंस है R माइनस R, तो एंटी क्लॉक टॉप माइनस क्लॉकवाइज टॉप इक्वल टू नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। अब नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I दिया था वो तो सेंटर के अबाउट दिया था, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करना होगा, तो उसका मास में सपोज कर लेता है M डैश, तो M डैश इनटू R स्क्वायर पैरेलल से थ्योरम से जाएगा यहाँ, और चूंकि M डैश R स्क्वायर I होगा तो I प्लस I 2I बन जाएगा। फिर M2 का यहाँ से डिस्टेंस कितना है 2R, तो M2 इंटू 2R का स्क्वायर, M1 का R माइनस R, तो M1 इंटू R माइनस R, जिसके अबाउट टॉप निकाला, उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी करना है, कोई दिक्कत। चलो अगली बार बढ़ाएंगे इसका भी, अगली बार अपन रिटेल मार्केट स्टार्ट कर देंगे। रिटेल में तो ज्यादा ना चैप्टर वाइज अपने तो